वो क्या बोलते हैं, जब टाइम आएगा तभी चीजें होती है ना। हाँ, तो बेसिकली मैंने ना अभी सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है बच्चों को, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी ये लगा लो एक और लेक्चर इसका रह जाएगा, सो हो जाएगा कंप्लीट। तो यानी कि मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो 2 लेक्चर जो है तुम लोग, 2 चैप्टर जो है तुम लैग कर रहे हो फिलहाल के लिए। तो अभी जैसे ही तुम लोग ग्रुप में ऐड हो जाओगे ना, मैं तुम्हें वहां पे ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। जैसे तनिष्का तो तुम्हें तो मैंने शायद दे दिया था, है ना। जो बाकी बच्चे हैं उनको मैं प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि जब तक, क्योंकि हो सकता है तुम सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट हो कि तुम मतलब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो चैप्टर मुझसे ही पढ़ना है। तो जब तक मेरी नहीं लगती है तुम लोगों के साथ एक्स्ट्रा क्लासेस, तो तब तक तुम अपने वो चैप्टर देखना प्लीज स्टार्ट कर देना। एंड आप काफी लोगों को मैं जानती हूँ, तो आप लोग कर लोगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है चैप्टर। एंड उसी में ही आपको सब मिलेगा, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ करवा रखे हैं मैंने क्लास के टाइम ही, और जो जो चीजें बोल रखी हैं वो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हमारा कोई मान लो अलग से टाइम टेबल आता है कि मुझे जो बच्चे, जिन बच्चों का ये रह गए हैं 2 चैप्टर जो करना चाहते हैं, उनके लिए फिर हम क्लासेस लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, पुश करना पड़ेगा थोड़ा, हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं होती है तो तुम लोग ये वेट मत करो कब लगेंगे। अब मान लो मैं 10 दिन बाद लगाऊं, मतलब मैं तो नहीं, पीछे से टीम डिसाइड करेगी कब लगने चाहिए। तो अगर मान लो 10 दिन बाद लगेंगे तो तुम 10 दिन तक नहीं बैठे रहोगे ना। तो इससे बेटर है कि अपना वो देखना स्टार्ट कर दो। 1.5 घंटे का लेक्चर ही मिलेगा तुम्हें, एक लेक्चर, और उसको आराम आराम से देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी ज्यादा चैप्टर नहीं, अभी तो पूरा केमिस्ट्री पढ़ा है हमारा, है ना। और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एंड बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे केमिस्ट्री को इस साल। मैंने पहले ही बोला था, तुम लोगों ने 11th कर ली तो 12th तुम लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, मैं बोलती थी तुम लोगों को। जब तुम 11th जैसी चीजों को पार कर लिया तो ये 12th का केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, आराम से कर लोगे। सेम वही चीज बोलूंगी, क्लास नोट से बाहर आने नहीं वाला कुछ भी, ठीक है। तो क्लास नोट्स करने हैं, जो मैं क्वेश्चंस कराती हूँ वो करने हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो पीवाईक्यू से होते हैं क्वेश्चंस, मतलब प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं, और कुछ स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस लिए जाते हैं। और 12th में तो मैं और ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगी क्वेश्चन की, तो इतने क्वेश्चंस करने के अलावा और मैं क्वेश्चंस दूंगी तुम लोगों को घर से प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्वेश्चन की कमी नहीं होगी, बस तुम्हें तुम्हारी तरफ से एफर्ट मारना है, ठीक है। अब ये लगा लो 1 साल भी नहीं रह गया है, तो अच्छे से जी जान लगा के मेहनत करो, यही साल है। ये मत सोचना जितने भी बच्चे यहाँ पे 25-26 ज्वाइन किए हो कि मैम हम तो ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप में बेटा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। 1 साल किसी का कैसे निकलता है कैसे नहीं निकलता, फैमिली का क्या सिचुएशन है, बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं चीजों को। तो इसीलिए कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मैम हम तो ड्रॉप लेंगे, कुछ नहीं होता ड्रॉप से, ठीक है। अभी अपना बेस्ट देना है आपको। और जो चल रहा है नीट में, बहुत सारी आई नो चीजें चल रही हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आप देख रहे होगे, होने दो जो हो रहा है। आई नो सही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जो होगा अच्छा ही होगा बच्चों के लिए। लेकिन इससे आप लोगों की प्रिपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। पता चले 2-2 घंटे बैठ के यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आज फलाने ने क्या बोला, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। हाँ, जो होगा अच्छा ही होगा, चीजें चल रही हैं और हो भी जाएंगी सही, लेकिन इससे आपकी प्रिपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए किसी भी तरह का। आप अपनी प्रिपरेशन जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहो, और कुछ मत सोचो। आप ये सोचो मैं अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी, आगे देखा हो, मतलब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। चलो, फिर इसी के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। कोमल मैम ने एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, आप प्लीज उसको फिल कर देना, ठीक है। अटेंडेंस का फॉर्म है। दीप्ति तुम कुछ कह रही थी मेरे को। मैम ऐसी चीजों पे ध्यान देना ही क्यों है, अपना पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए ना। हाँ ठीक है। दीप्ति तुम दिल्ली स्टेट से हो या हिमाचल से बेटा? दिल्ली से मैम। अच्छा, ओ कोई बात नहीं मैम, कोमल मैम, ठीक है। आप प्लीज फिल कर देना अटेंडेंस फॉर्म। मैम दिल्ली वालों को करना है या एचपी वालों को करना है, ये दोनों को ही करना है? मैम सारी स्टेट्स का ऑप्शन है फॉर्म में। अच्छा सारी उसका, ठीक है, ऑल ऑफ देम, ओके ओके ओके, कर दो फिर भाई, सारे कर दो, मैं स्टार्ट करती हूँ। एंड बिल्कुल भी ये मत सोच रहा मैम हमारा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लास्ट से स्टार्ट हो रहा है, पता नहीं समझ में आएगा या नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात है, जितना समझ में आएगा ठीक है। आप लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा नहीं किया, अगर थोड़ा बहुत स्कूल वगैरह में पढ़ रखा है तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ बेटा। ओके, तो बेसिकली अपना ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। आज आपके 2 फैराडेज लॉ हैं, उसको करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं और अच्छे से इस टॉपिक को समझना है। एक लेक्चर और लूंगी इसी टॉपिक पे, फैराडेज लॉ का कुछ क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, और तुम्हारे बैटरी कोरोजन वाला छोटी मोटी चीजें एनसीईआरटी में से वो पढ़ाने। तो यानी कि इसके बाद एक और लेक्चर मैं लूंगी और फिर एक नए सिरे से आप स्टार्ट करेंगे, जो बच्चे नए आए हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे आज नए आए हैं तो मैं उनको ये वेटेज बता देती हूँ बेटा। वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा हाई वेटेज रखता है, ठीक है, मतलब इसका मैं बोलूंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर आप हायर लेवल पे रिसर्च करने जाते हो तो वहां पे भी लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो इसका वेटेज ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इस साल एक्सपेक्टेड था कि 3 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एनएमसी ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया था, बट आए 2 ही। और तुम मानोगे ये 2 क्वेश्चन कहाँ से आए? आज की क्लास से, मतलब जो आज मैं पढ़ाऊंगी, इलेक्ट्रोलिसिस से आए थे। मतलब जो आप फैराडेज लॉ आज आप पढ़ोगे वहां से क्वेश्चन आए 2। एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ से टॉपिक मतलब नहीं पूछा गया था, बट यहाँ से आ गया था। आया सिंपल था, एनसीईआरटी में से आया था क्वेश्चन, तुम्हारे इंटेक्स्ट से आया था क्वेश्चन। ठीक है, बट यस, अगले साल हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 2 तो वैसे ही आते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो ये चैप्टर तुम लोगों को नहीं छोड़ने का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया था क्या? एक बार चेक करो। यस मैम, हो गया था। ये अपना हो गया था, ठीक है, फिर आई थिंक वो गलती से स्लाइड लग गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना बेसिकली कंडक्टेंस वाले से था। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आगे आ जाओ। इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखो, याद करो जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो अपन ने 2 तरीके के सेल डिस्कस किए थे। एक आपका गैल्वेनिक सेल था और एक मैंने कहा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। मैंने कहा था गैल्वेनिक सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरा फोकस गैल्वेनिक सेल पे ज्यादा था, और बहुत 3 लेक्चर अपन ने उसमें स्पेंड करे थे, जहाँ पे अपन ने नॉन स्टिक इक्वेशन पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल की वर्किंग देखी थी। ठीक है, ये सारी चीजें देखी थी। तो अब अपनी बात है, हाँ, डैनियल सेल जो आपके सिलेबस में जिंक और कॉपर वाला वो। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल आज हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो बेसिक डिफरेंस क्या होता है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में मैंने क्या बताया था कि वहां पे जो रिएक्शन हो रही है वो स्पॉन्टेनियसली हो रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही है? बताओ। मैम स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस हो रही है। ठीक है, यानी कि कहने का क्या मतलब था, वहां पे आप क्या कर रहे थे, जिंक और कॉपर की रोड ले रहे थे, वो वाला एग्जांपल समझा रही थी मैं, और उसको आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, जिंक है तो जिंक सल्फेट में डिप किया हुआ है, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उनकी रोड को डिप किया हुआ था। तो वहां पे क्या हो रहा था बेटा, वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था। ठीक है, अपने आप रिएक्शंस हो रही थी, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा था, एनोड और कैथोड से। जिसको नहीं समझ में आ रहा, मतलब क्योंकि आपने नहीं पढ़ा होगा, एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो गैल्वेनिक सेल में अपना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता था, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ये खुद बा खुद नहीं होता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दोबारा दे देती हूँ। जैसे मेरा फोन है, ठीक है, मेरा फोन चार्ज है। ठीक है, मेरा फोन चार्ज है, तो अब ये बेसिकली इसमें कैसी रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जिसकी वजह से मैं ये फोन देख पा रही हूँ, मैं तुम लोगों को देख पा रही हूँ, मेरा लैपटॉप चल रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पे मैं तुमसे बात कर पा रही हूँ। तो बेसिकली गैल्वेनिक सेल में क्या होता था, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती थी। ठीक है, समझ गए? अच्छा, वो खुद बा खुद हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। जैसे ही बेटा बैटरी जब भी बन जाती है ना, उसमें रिएक्शन होना चालू हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, मान लो मेरा फोन डेड हो गया, बैटरी 0% हो गई, तो तुम लोग क्या करते हो, चार्जिंग करते हो, हाँ या ना? यस मैम। चार्जिंग करते हो, तो चार्जिंग से आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बार फिर चार्ज हो गया, फिर उसमें क्या होता है, आपका केमिकल रिएक्शंस चालू हो जाती है। यानी कि कहने का क्या मतलब है,
जब आपको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो उसके बाद कोई रिएक्शन होती है, वो आपका फिर क्या हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, क्योंकि वो खुद ब खुद तो नहीं हो रही है, आप बाहर से एक्स्ट्रा सप्लाई दे रहे हो इलेक्ट्रिसिटी की, तभी रिएक्शन हो रही है, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। अब जो आपके घर बैटरी लगी हुई है, अब हम क्या करते हैं, लाइट चली जाती है, इन्वर्टर लगा होता है तो अपने आप अपने क्या है, घर के लाइट स्विचेस, ये क्या बोलते हैं, फैन वगैरह, बल्ब वगैरह, वो चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैटरी जो है वो चार्ज है। अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, तभी तो लाइट जाने के बाद क्या है, हमारे फैंस वगैरह, बल्ब वगैरह ये चलते रहते हैं, तो वो गैल्वेनिक सेल में आ जाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है। लेकिन जब तुम बाहर से कुछ प्रोवाइड करवाओगे, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओगे, फिर कुछ रिएक्शंस हो रही हैं, तो वो क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक चीज लिखो, लिखो सारे बच्चे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हाँ, गैल्वेनिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन तो होती है, क्योंकि हम जो उसमें रोड लेते हैं ना बेटा, जैसे मैंने जिंक और कॉपर की ली, जरूरी नहीं है कि हमेशा एग्जामिनर जिंक कॉपर की लेगा, वो कुछ और भी दे सकता है, लेकिन हमें ऐसी रोड लेनी है जिसकी टेंडेंसी हो, किसी एक की टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन लूज करने की, दूसरे की टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तभी तो करंट भी फ्लो करेगा। है, तो उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे आ जाओ। ठीक है, ये सब मैं लिख लिया कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, यानी कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी रिएक्शन होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब होता है, थोड़ा सा सोचते हैं, मान लो तुम्हारे पास नमक है, NaCl है, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है और क्लोरीन गैस को एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे करें, कैसे करें, क्या घर पे हम कर देंगे, क्या हमारे पास नमक है, क्या उससे हम सोडियम निकाल लेंगे क्या? आंसर इज नो, नहीं कर सकते ना, घर पे पड़ा हुआ नमक से सोडियम और क्लोरीन गैस अलग कर लोगे क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली हम कर सकते हैं, लैब में हम कर सकते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जब भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस। होता क्या है, ध्यान से सुनना, जैसे कि तुम्हें ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या दो रोड डली हुई है, एनोड और कैथोड। ठीक है, एनोड यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वैसे गैल्वेनिक सेल में नेगेटिवली चार्ज होता था, याद करो, और इसमें कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। ठीक है, अच्छा, अब तुमने इसके अंदर क्या डाल दिया, NaCl। ध्यान रखना, जो तुम NaCl यूज कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, मोल्टन होना चाहिए। क्या होता है मोल्टन NaCl, कोई मुझे बताएगा? मैं पानी पी लेती हूँ, बड़ी प्यास लगती है आजकल। मतलब इसके अंदर कोई और सॉल्यूशन नहीं होता, पूरे सॉल्यूशन में बस NaCl ही होता है। वेरी गुड। कोई और कुछ बताना चाहेगा, मोल्टन NaCl क्या होता है? कोई भी, एनीवन? मैम NaCl लिक्विड स्टेट में, पर उसमें मतलब वाटर नहीं होता है। वेरी गुड, ठीक है, एग्री। ठीक है, तो बेसिकली मोल्टन NaCl क्या होता है, बिल्कुल ठीक बोला। अगर मेरे पास पानी है, इसमें मैं पानी में नमक डाल रही हूँ, तो वो मेरा NaCl का सोल्यूशन बन जाएगा, एक्वस सोल्यूशन। लेकिन अगर आप मान लो NaCl को आप हीट कर रहे हो, तो वो लिक्विड NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो वो आपकी क्या होती है, मोल्टन स्टेट होती है। समझ में आई डिफरेंस बिटवीन एक्वस NaCl सोल्यूशन और मोल्टन NaCl? ठीक है, यस मैम। यस, मतलब जो मेल्टेड फॉर्म होती है वही आपका मोल्टन होता है। करके देख लेना, किसी को लग रहा हो कि मैम NaCl कैसे मेल्ट होगा, घर में ले लेना, नमक गरम कर लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, चलो एक बात तो आ गई समझ में। ओके, तो जब बेटा हम यहाँ पे मोल्टन NaCl लेंगे, अब NaCl में आपको क्या पता है, Na+ और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, हाँ या ना? अच्छा, यस मैम। अब तुमने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी, देख रहे हो ना, बैटरी कनेक्ट की गई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, जब तुम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, रिएक्शन होना स्टार्ट होता है। कैसे होता है, इधर आओ। Na+ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाता है बेटा, नेगेटिव के पास जाता है।
तो ये भागे भागे किसके पास जाएगा, कैथोड के पास, भागे 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 किसके पास जाएगा, कैथोड के पास। ठीक है, क्लोरीन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये किस पे जाएगा भागे भागे, एनोड के पास। यस और नो, क्योंकि आपको पता है ना अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो एनोड क्योंकि पॉजिटिव था, ठीक है, एनोड पॉजिटिव था क्योंकि पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से वो अटैच है, तो Cl नेगेटिव इसके पास जाएगा, Na+ जाएगा कैथोड। ठीक है, एक चीज। उसके बाद बात आती है, याद करो गैल्वेनिक सेल में मैंने बोला था कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ये मैं सारी चीजें लिखवाऊंगी, अभी तो मैं सिर्फ समझा रही हूँ। ठीक है, मैंने कहा था एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और आपका कैथोड पे रिडक्शन होता है। ये बात हमेशा सच होगी, बेशक तुम्हारा सेल गैल्वेनिक है, बेशक तुम्हारा सेल इलेक्ट्रोलिटिक है, ये बात तुम्हारी हमेशा सच होगी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे मेरा बेटा क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, अच्छा। और तुम्हें सबको पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यस है ना, इतना अपन ने रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ा था। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस मैम। ठीक है, तो एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होता है तो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये अपन ने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे, कैथोड की तरफ आएंगे, तो Na+ जैसे ही कैथोड की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा, और Na+ जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सोडियम में चेंज हो जाएगा। तो वो सोडियम जो है यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा, यानी कि डिपॉजिट होने लग जाएगा। रिपीट करूं इस बात को, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है बेटा एनोड से कैथोड की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, Na+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम में चेंज हो जाएगा। तो सोडियम इस तरीके से देखो, रोड पे इधर देखो, इस तरह ऐसे साइडों में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ऐसी Cl नेगेटिव क्या करेगा, Cl नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके Cl2 गैस जो है बाहर निकल, लेट्स से कि ये आपकी क्या है, एनोड है, और Cl2 जैसे ही Cl नेगेटिव जाएगा तो वो Cl2 बन के क्या है, उसके बबल्स निकलने लग जाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम रोड को बाहर निकाल लेंगे और सोडियम अलग करेंगे, क्लोरीन गैस कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम NaCl की पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस पूरे प्रोसेस से हमने क्या किया, सोडियम को अलग एक्सट्रैक्ट कर लिया, क्लोरीन गैस को हमने अलग से कलेक्ट कर लिया। तो यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हम क्या कर रहे हैं, सोडियम को अलग से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और क्लोरीन गैस को भी अलग से कलेक्ट कर पाएंगे। ये प्रोसेस होता है। मुश्किल है क्या, कुछ मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, जल्दी से बताओ। अच्छा, आपने ये सुना होगा जब अपना कोविड का टाइम चल रहा था तो ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही थी, पता है आप लोगों को, सुना होगा सबने। यस मैम। बेसिकली ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन कहाँ मतलब बेसिकली ऑक्सीजन कहाँ बनता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बनता है। तो बेसिकली वहां जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो हॉस्पिटल में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। मतलब ये लगा लो हर जगह अलग अलग जैसे जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती थी, कुछ उसमें से कुछ 5-10% जो है हॉस्पिटल्स में सप्लाई होता था। ठीक है, कोविड के टाइम क्या हो गया था ना, कोविड के टाइम दिक्कत ये हो गई थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई थी, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत लो हो रहा था जिनको कोविड था। ठीक है, तो अब जहां से ऑक्सीजन, जहां पे भी जैसे जो बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, अब वहां से सप्लाई करना है, मतलब हॉस्पिटल में पहुंचाना है। सारे वर्कर्स घर जा चुके थे, है ना, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब जिसके थ्रू पहुंचाया जाता था सब ठप सा हो रखा था, है ना, सब बंद हो गए थे। तो बेसिकली क्या किया फिर, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से जो है हमें ऑक्सीजन भी मिल पाया। कैसे, KClO3 के पोटेशियम क्लोराइड के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जब आप उसको सुना होगा, आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा, जब आप उसको डिकम्पोज करते हो तो O2 गैस लिबरेट होती है। ठीक है, तो हम जो है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करके वहां से हाइड्रोजन गैस को अलग कलेक्ट कर सकते हैं और ऑक्सीजन गैस को अलग मतलब कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो पूरा सेटअप होता है, तो मैं दिखाऊंगी, मैं जब आऊंगी ना नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी। तो बेसिकली क्या होता है ना, जो वो सोलर पैनल से कनेक्ट होते हैं, वो पूरा इस तरीके से सेटअप होता है, बड़ा महंगा आता है वो। ठीक है, तो सोलर पैनल लगा होता है, तो एनर्जी किससे लेता है, वो सारा हीट जो है वो सन से लेता है, और जैसे ही वो एनर्जी लेगा, हीट लेगा, तो उसमें रिएक्शंस होनी चालू होंगी। ठीक है, और आपको पता है वाटर क्या है, ये क्या होगा,
वाटर क्या है, एक सेकेंड, H प्लस और OH नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है। तो ये H प्लस जो है एनोड कैथोड की तरफ जाके तो वो H2 गैस लिबरेट हो जाएगी, और OH नेगेटिव क्या है आपका एनोड की तरफ जाके वहां पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से भी क्या है, हम जो है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को कलेक्ट कर सकते, ठीक है। कुछ ऐसे भी आए थे, कुछ ऐसे भी ऑपरेटर्स थे, जैसे आपको पता है हमारे आसपास काफी सारी गैसेस है ना, ऑक्सीजन भी है उसमें, नाइट्रोजन भी है, काफी सारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक ऐसा अभी एपरेटस आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, वो हमारे घर के अंदर से क्या करता है, उसको तो एक्सट्रैक्ट कर लेता है ऑक्सीजन को, ध्यान से सुनो, जो भी गैसेस है सारी एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और उसमें एपरेटस में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है, तो उसमें वो सिर्फ क्या करता है, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है उनको पास आउट करता है सिर्फ वहां से, और इस तरीके से ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाती थी। तो ये भी काम हुए थे कोविड में, लेकिन बहुत महंगा पड़ा था, ठीक है। तो मतलब थी काफी सारी चीजें मेरे दिमाग में आ गई, तो मैंने तुम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। तो अभी के लिए बस मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस समझ में आ गया, क्या कर रहे हैं हम इसमें? यस मैम। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रोलिसिस की फटाफट सारे बच्चे डेफिनेशन लिखो यहाँ पे। ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में 2 नंबर में पूछ ली जाती है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। सो लिखो बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग कंपाउंड्स बाय पासिंग ए डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट या मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। क्या है, जैसे तुम करंट पास कर रहे हो तो क्या हो रहा है, Na प्लस कहाँ जा रहा है बेटा, कैथोड पे जा रहा है, और Cl नेगेटिव कहाँ जा रहा है, एनोड पे जा रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अगर NaCl सॉलिड में है बेटा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, और अगर मान लो NaCl आपका मोल्टन है, ये क्वेश्चन आया हुआ नीट में, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बताओ भाई इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जिसमें से एक ऑप्शन था NaCl मोल्टन, तो तुम्हें उस पर टिक मार्क लगा के आना। लिख लिया? लिख लो बच्चे। सुमेला ठीक है बेटा, शिखा, पीयूष, अंशिका, देव, शिप्रा, शगुन, प्रिंस फर्स्ट डे आई गेस, मुस्कान, शिवानी, मंतशा, अच्छा मंतशा आ गई। मंतशा आज मेरे को गुड इवनिंग नहीं किया तुमने, ठीक है, वो बच्चे ज्यादा हो गया ना तो अब इसीलिए दिखा नहीं, ठीक है चल। ओके, एक्वा सॉल्यूशन में भी करेगा ना इलेक्ट्रिसिटी? यस बिल्कुल, एक्वा सॉल्यूशन में भी करेगा, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम जब आगे नेक्स्ट क्लास में तुम लोग मुझसे मिलोगे ना, तो मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल लूंगी एक्वस, लेकिन एक्वस में ना कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि एक्वस में फिर पानी के भी आयंस होते हैं, फिर हमें डिसाइड करना पड़ता है Na प्लस और Cl नेगेटिव, H प्लस और OH नेगेटिव। अब Na प्लस और H प्लस में कौन पहले जाएगा कैथोड की तरफ, है ना, ऐसे Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में कौन जाएगा पहले एनोड की तरफ, तो एक्वस में पानी और ऐड हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो हमें देखना पड़ता है पहले किसका रिडक्शन होगा, पहले किसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो मोल्टन वाला अगर क्वेश्चन आता है तो वो ज्यादा इजी होता है तुम लोगों के लिए, बट यस NaCl अगर एक्वस में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आगे आ जाओ, चलो ये डायग्राम बना लो एक बार फटाफट बेटा, डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो ये अपना बेटा क्या हो जाएगा, एनोड, और ये हो जाएगा अपने पास कैथोड। बना लीजिए। और यहाँ पे जो आप वो ले रहे हो NaCl ले रहे हो, मोल्टन NaCl, तो Na प्लस आयंस होंगे और बहुत सारे Cl नेगेटिव आयंस भी होंगे। ऐसे मत सोचना कि मैम एक ही NaCl होगा, मान लो 1 मोल NaCl डाल दिया तुमने, ठीक है। चलो ओके, चलो अब रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगी बेटा एनोड पे, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मैंने क्या बोला था, एनोड पे कौन जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा भाग के, हाँ या ना, Cl नेगेटिव भाग के जाएगा, ठीक है। तो Cl नेगेटिव जब भाग के जाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
ठीक है मैम, कर दिया। और किस में हो जाएगा ये, Cl2 में, हाँ या ना। और यहाँ पे क्या कर दो, 2Cl नेगेटिव कर दो, सो दैट बैलेंस हो जाए, है ना। ध्यान रखना बेटा, जो फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहा है, हो सकता है मतलब आपने ये रिएक्शन, गैल्वेनिक सेल में हम बहुत सारी लिखते हैं रिएक्शंस, तो ध्यान रखना जो चार्ज है ना वो आपका बराबर होना चाहिए आपके रिएक्टेंट की साइड पे और आपके प्रोडक्ट की साइड पे। अगर यहाँ पे देखो -2 चार्ज है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, फिर -2 होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए पहले मैंने यहाँ पे Cl नेगेटिव लिखा था, लेकिन बाद में मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो -2 का चार्ज है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मेरा -2 का चार्ज होगा, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद लिखो कैथोड पे कैसी रिएक्शन होगी। कैथोड पे क्या था, Na+ है, वो क्या करेगा, जैसे ही कैथोड पे जाएगा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और किस में चेंज हो जाएगा बेटा, Na में। ठीक बात है यस मैम। पीयूष, ठीक है क्या? यस मैम। हाँ, बोलते रहा करो। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, ये तो आपकी देखो, 2 वर्ड यूज करते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस में, लिबरेट और डिपॉजिट। डिपॉजिट होता है जो सॉलिड कोई डिपॉजिट हो रहा हो, ठीक है। और अगर लिबरेट वर्ड यूज होते हैं तो मतलब वहां पे कोई गैस लिबरेट हो रही होती, तो कभी कंफ्यूज मत हो ना, कहीं पे आप लिबरेट और डिपॉजिट सुन लो तो। अच्छा, अब क्या करो ना, इन इक्वेशन को ऐड करना, एनोड और कैथोड वाली को। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए बराबर होने चाहिए, तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, 2Cl नेगेटिव प्लस 2Na प्लस, ठीक है, Cl2 प्लस 2Na, यही बन रही है। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, यहाँ आगे लिख रही हूँ बेटा मैं, जो मैंने एनोड पे रिएक्शन लिखी थी, कौन सी लिखी थी, दोबारा लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। ये रिएक्शन लिखी थी मैंने, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा मेरे पास, लेट से ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ये होता है नेगेटिव में। क्यों होता है अभी बताती हूँ। कैथोड पे आओ, कैथोड में हमने क्या किया, Na+, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na बना रहा है, तो इसका क्या होने वाला है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, क्योंकि हमने रिडक्शन करवाया है। डोंट वरी, अगर किसी को नहीं मैम क्या बोल रहे हो, वो आपने नहीं पढ़ा इसलिए नहीं आ रहा होगा दिमाग में, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मेरे बेटा ध्यान से सुनना, अगर तुमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी है तो तुमने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि आप हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के ना बाकी सारे एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हो, है ना। जैसे आप स्कूल में टॉपर को रेफरेंस मान के अपने मार्क्स देखते हो कितना डिफरेंस है, वैसे ही इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के आप क्या करते हो, बाकी एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल चेक करते हो। तो मैंने कहा था अगर आपका हाइड्रोजन बीच में है, ठीक है, तो उसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं, उसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव में होता है। और जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं, लाइक सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, वो सारे के सारे उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है बेटा वो नेगेटिव में होता है। और जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है। तो क्लोरीन ऊपर आता है, ठीक है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव, बट क्योंकि मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रही हूँ तो वो क्या है बेटा, नेगेटिव है। अब मैंने कहा था तुम दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को जब तुमने ऐड किया तो 2Na प्लस Cl2 बना। एक बात बताओ, इधर आओ, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका ई नोट सेल भी क्या आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा फाइनल इक्वेशन का, यस और नो। यस मैम। सोचो सोचो, मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखी और ना ही आपको याद करनी है, मुझे भी याद नहीं है, तुम्हें भी नहीं रखनी याद, सिर्फ बता रही हूँ, आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बोला नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, तो मैं प्रूफ करके दिखा रही हूँ कैसे नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ई नोट सेल क्या होगा, लेस देन 0 होगा, है ना, अगर नेगेटिव है तो। और आपको पता है जब ई नोट सेल लेस देन 0 है तो हमारी रिएक्शन कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, हाँ या ना। तभी मैंने बोला इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। अपने आप ये नहीं है Na नमक लोगे Na अलग मिल जाएगा, क्लोरीन गैस अलग मिल जाएगी, नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ेगा, पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब रिएक्शन होती है। तो यस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ठीक बात है।
चलो इतना क्लियर हुआ। ये पेपर में नहीं पूछेगा कोई आपसे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, चलो हेडिंग डालो नेक्स्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे, फैराडेज लॉ क्या होता है और फील लेके समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, लिख लो एक बार। सबसे पहले मैं लिखवाऊंगी आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो ये फैराडेज फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन है जो कि आपके पेपर में आता है कि फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या होता है। ठीक है, तो लिखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस reduce or oxidize, या you can also write deposited, deposit और liberate, तुम ये भी लिख सकते हो। At any electrode during electrolysis is proportional to the quantity of charge passed through the electrolyte solution। पहले ये लिख लो और मुझे बता देना किसके ये डेफिनेशन ऊपर से गई। ठीक है पहले लिख लो। मैंने एक नया डाउट सोल्विंग ग्रुप बना दिया, आप एक बार क्लास के बाद लीव मत करना, मैं आप लोगों को दे दूंगी। ठीक है, तो आप उसमें ऐड हो जाना। जो पहले वाले जिसमें भी आप लोग ऐड हो वो आप लेफ्ट कर सकते हो। मतलब जो बच्चे मेरे साथ जो ग्रेड 11 से कनेक्टेड है उनको बोल रही हूँ, आप अपने 11th वाले ग्रुप लेफ्ट कर देना। प्रिंस हो गया है क्या? प्रिंस आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? हाँ, ट्राई करो अनम्यूट करके बोलने का बेटा। चलो, किसी को समझ में आया ये क्या लिखा हुआ है, क्या बोलना चाह रहा है फर्स्ट लो? यस मैम। तनिष्का को आ रहा है समझ में, और बताओ क्या कह रहा है तनिष्का ये तुम्हारे अकॉर्डिंग? डिपॉजिट होता है, प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, मतलब चार्ज जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा मास डिपॉजिट करो, मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन। मैम मैं ग्रुप में ऐड, हाँ बिल्कुल ठीक। कोई बात नहीं प्रिंस, हो जाओगे यार, डोंट वरी, डोंट वरी बेटा। हाँ, तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, आपको ये तो पता चल गया ना कि कैथोड और एनोड पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है या लिबरेशन हो रहा है ना? तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बेटा, आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, आप जितना ज्यादा करंट पास करोगे जितने टाइम के लिए, क्या बोल गई मैं, आप जितना ज्यादा करंट पास करोगे जितने टाइम के लिए, या यू कैन ऑल्सो से जितना चार्ज आप पास करोगे उस सॉल्यूशन से, तो उतना ही मास क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या बोल दो मास जो होगा उस सब्सटेंस का जो भी आप ले रहे हो वो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा एट एनी इलेक्ट्रोड। बस यही कहता है फैराडेज लॉ। ठीक है, मैं जितना इलेक्ट्रिसिटी, जितना चार्ज पास करूंगी, मेरा उतनी रोड क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। मैंने बोला ना सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, तो मैं जितना ज्यादा चार्ज पास करूंगी मेरे रोड पे जो लेयर है, जो थिकनेस है उसकी उतनी ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि Na की कोटिंग उतनी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे मेरा बेटा, इसको हम लिखेंगे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब बात करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ तुम लोगों को, फॉर्मूला फॉर्मूला याद रखना बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फॉर्मूला में जो टर्म यूज हो रही है उसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे मैंने देखे हैं, मेरे को कहते हैं मैम फॉर्मूला याद है लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। अरे बाबा कैसे होगा जब फॉर्मूला में जो टर्म है वही नहीं पता होगा, क्योंकि अगर वो नहीं पता तो आपको पता नहीं लगेगा क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। तो लिखो यहाँ पे W क्या है, W है तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी टॉपिक है, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इन ग्राम। क्यू क्या है, क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज। जिसने ऑलरेडी इसके नोट्स बना रखे हैं, अगर आप मतलब कहीं और से बना रखे हैं तो इट्स ओके, आपको बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो इसके नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाओ।
ठीक है, चार्ज पास इन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और ये क्या होता है फैराडे में, फैराडे में क्या मैंने फैराडे तुम लोगों को बता दिया था? कौन बताएगा फैराडे क्या होता है? आज तो तुम लोगों का टेस्ट लूंगी मैं। फैराडे क्या होता है? फैराडे क्या होता है? हाय राम, एक एक को क्या अंदर वर्चुअली पिटाई कर। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो मिसबा। फैराडे क्या होता है बेटा? यूनिट होता है। अच्छा, मैम जैसे अगर कि आपसे कोई दो पूछ ले, इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं तो हम बोल देते कि 2 फराडे चार्ज है। हाँ ये तो चलो ठीक है, मैं पूछ रही हूँ डेफिनेशन ऑफ फैराडे। मान लो तुमसे वाइवा में पूछ लिया डेफिनेशन ऑफ फैराडे, हाँ प्रिंस ने देखो सही जवाब दिया है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई नो तुम लोगों को पता है, लेकिन उसका डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो बोल देना चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है बेटा वो? आपको पता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? मैं बता चुकी हूँ। आज मैं इतना स्लो इसलिए चल रही हूँ क्योंकि नए स्टूडेंट्स आए, नए बच्चे आए अपनी क्लास में आज, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है कितना होता है ना? मैं किसकी बात कर रही हूँ? 1 मोल की, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स में कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब आप इसको सोल्व करोगे वो आ जाएगा 95600 कूलम। याद आ रहा है? बताया था ऐसा कुछ? हालांकि एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं होती, इससे थोड़ी सी कम होती है, बट कैलकुलेशन में अपन जो है 96500 लेते हैं, और नीट में तो देते भी यही है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको हटा दे रही हूँ, जिसको नहीं पता था देख लो बेटा। चलो आगे आते हैं, 96500 कूलम। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे बेटा तो कुछ आएगा, कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पे? जेड। क्या होता है बेटा? जेड। जेड क्या है यहाँ पे? लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या होता है मेरा बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। लिखो इसको, लिखो। क्यू फैराडे में, डब्ल्यू ग्राम में, और जेड क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मैम हाउ विल वी डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? वो भी मैं बताती हूँ, पहले आप ये लिख लीजिए। हो गया, आगे चलो। मेरे को इसका एक और पेज चाहिए होगा, चलो कोई नहीं, बाद में लेते हैं। देखो इधर मैंने क्या बताया, W इज इक्वल टू जेड क्यू, ये तो आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा, जो चार्ज होता है अगर वो कूलम में है तो किसके बराबर है? करंट इनटू टाइम। और ध्यान रखना करंट किस में होना चाहिए? एम्पियर में। टाइम शुड बी इन सेकंड, तभी तुम्हारा चार्ज का यूनिट कूलम आता है। पता है ना ये वाली चीज? फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में शायद पढ़ते हो तो, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास तीसरा फॉर्मूला क्या बन के तैयार हो गया बेटा? जेड आई टी, जेड आई टी, ठीक है। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब इसके बाद बेटा एक चीज देखो, अगर मैं बोलूं बेटा कि मैं 1 कूलम्ब का चार्ज पास करवा रही हूँ सॉल्यूशन में से, 1 कूलम्ब का चार्ज, यानी कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास करा रही हूँ, तो जो मेरा Z है बेटा वो किसके बराबर आ जाएगा? W। हाँ या ना? यस मैम। तो इसका डेफिनेशन लिखो सारे बच्चे, डेफिनेशन लिखो। व्हेन 1 कूलम चार्ज, सारे बच्चे डेफिनेशन लिखेंगे। when 1 coulomb charge pass through electrolyte, when 1 coulomb charge pass through electrolyte, then weight deposit or liberate at respective electrode। अब मत बोलना मैम, दोबारा बता दो। at respective electrode is equal to electrochemical equivalent। ठीक बात है क्या? ठीक बात है ना? अगर आप 1 कूलम चार्ज पास करा रहे हो मेरा बेटा, ठीक है, यानी कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड में पास करा रहे हो, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका जेड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो
उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है बेटा z क्या है यहाँ पे, z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू होती है, लिखो यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, और 96500 क्या है, फेराडे। क्या आप सब समझना चाहते हैं ये वैल्यू कैसे आई? क्योंकि ये मैं जनरली ये बच्चों को नहीं बताती हूँ, रीजन इसके पीछे ये है कि फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिडोक्स की एप्लीकेशन आ जाएगी। तो अगर आपने रिडोक्स समझ रखा है तो हो सकता है जो मैं बताऊंगी वो समझ में आ जाएगा, बट अगर आपने रिडोक्स नहीं समझा हुआ है, मतलब कभी पढ़ा ही नहीं है रिडोक्स, तो फिर आप प्लीज इसको ऐसे ही लर्न करो कि z जो है इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 होता है। और अगर आपको समझना है ये कैसे आएगा तो मुझे 5 मिनट लगेंगे, मैं बताती हूँ। जल्दी से बोलो क्या करूं? मैम बता दो। बता दीजिए मैम। ठीक है बता दूं, ठीक है, फिर मुझे एक स्लाइड और ऐड करनी है, मेरे को बस 1 सेकेंड दो। जिसको समझ में आ जाएगा अच्छी बात है, जिसको नहीं भी आएगा तो चलेगा, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, मेन तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान आना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट रुको बेटा, स्क्रीन तो नहीं दिख रही होगी ना तुम लोगों को? नो। अब देखो, दिख रही है, ब्लैक दिख रही होगी। यस मैम। चलो, तो ये बेसिकली आया कैसे बेटा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा होगा, इक्विवेलेंट वेट, पढ़ा है क्या? यस मैम। यस मैम। इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास, और मैंने तुम्हें, अगर जो बच्चा मेरे से पढ़ा है तो मैंने आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस समझाया था ग्रेड 11 में, ठीक है। तो बेटा ये इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास क्या होता है, लिखना एक बार, लिखो मेरे साथ साथ। व्हेन वन फेराडे चार्ज इज पास through electrolyte then 1 gram equivalent of substance, ध्यान से सुनना, 1 gram equivalent substance, 1 gram equivalent of substance get reduced at cathode, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, and oxidized, and यहाँ पे लिखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस गेट रिड्यूस एट कैथोड और ऑक्सीडाइज एट एनोड। याद करो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में अपन ने यही देखा था ना, अगर मान लो A प्लस बी से C प्लस डी बन रहा है तो अपन ने कहा था 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A से 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C बनेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B से 1 इक्विवेलेंट ग्राम ऑफ D बनेगा, बोला था मैंने। तो यहीं पे यह लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास क्या होता है, जब 1 फेराडे का मेरा बेटा तुम चार्ज पास करा रहे हो तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होगा एट एनी इलेक्ट्रोड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, हाँ या ना? यस मैम। अच्छा मेरा बेटा, अच्छा ओके। इसके बाद याद करो बेटा, नॉर्मेलिटी क्या हुआ करती थी अपनी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा मैंने डॉक्स में थोड़ा सा घुस गई हूँ तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, सिर्फ बता रही हूँ कि ये वाली टर्म आई कैसे, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही बोलते थे अपन। अच्छा, अगर मैं बोलूं बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, तो आप लोग मुझे बोलोगे कि मैम ये होता है गिवन मास और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, और ये कौन सा मास है, जितना वो डिपॉजिट हो रहा है, और ये क्या है, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। और कितना इक्विवेलेंट बोला मैंने मेरे बेटा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो मैं इसको 1 ले लूं, यस मैम। तो यानी कि मेरा W किसके बराबर आ गया, E के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा और आगे आते हैं, सिर्फ आपको सुनना है, ये आपसे कोई भी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ बेटा, मैंने बोला अगर मैं 96500 कूलम, यानी कि अगर मैं 1 फेराडे का चार्ज पास करा रही हूं तो मेरे पास कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, ई लिख दूं उसको, क्योंकि अब वो ई डब्ल्यू के बराबर आ गया मेरा बेटा। यस मैम। तो अगर मैं 1 कूलम चार्ज की बात करूं तो वो किसके बराबर होगा, ई बाय 96500। यस मैम। और जब मैं 1 कूलम, मेरे चेहरा नहीं दिख रहा है क्या,
ओ माय गॉड, दिखा ही नहीं मैंने, बताओ ना, वो कैमरा बंद हो रहा था। तो जब 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है तो मेरा E/96500 डिपॉजिट हो रहा है, तो 1 कूलम जब चार्ज पास कर रहा है मेरा बेटा, तो वो किसके बराबर था, किसके बराबर था, Z के बराबर था। तो Z क्या आ गया मेरा, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 नहीं आ गया, हाँ या ना? तो ये यहां से आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो मैंने इस स्लाइड पे बताया है, ये आपको ऐसा रट्टा नहीं करना, मतलब याद, अगर मान लो आज सुन के भूल भी गए, इट्स ओके, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है बेटा कि जो Z होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। ठीक बात है? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। तो यानी कि एक और फॉर्मूला मैंने बना दिया कि W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 into I into T, yes or no? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। अब मेरा बेटा मुझे ये बताओ कि मेरा इक्विवेलेंट वेट, या तुम बोल रहे हो इक्विवेलेंट मास, वो किसके बराबर होता था? मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। मोलर मास बाय एन फैक्टर, जिसको आप बोलते थे, याद करो वो दिन एन फैक्टर में आप बड़ा घबराते थे कि एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। बट इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इजी है एन फैक्टर, क्योंकि आप इसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट ले रहे होगे, और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, या तो आप पॉजिटिव चार्ज देख लो टोटल, या नेगेटिव चार्ज देख लो। जैसे मैंने आपको शायद पहले बताया था, मान लो Na+ है, तो कितना चार्ज है इस पे टोटल, पॉजिटिव चार्ज 1 का, तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। OH नेगेटिव पे कितना चार्ज है, -1 का, तो एन फैक्टर ध्यान रखना पॉजिटिव में होता है, पता चले -1 लेके बैठ जाओ, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका कोई कुछ और ले लो, एल्यूमिनियम 3+ ले लो, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा, ऐसा सिंपल, ठीक है। तो इसका मैं एक और फॉर्मूला लिख सकती हूँ। अब एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट को मैं ये लिख दूं, मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू 96500 इंटू I इंटू T। आपको सारे फॉर्मूले लर्न नहीं करने, सिर्फ ये ध्यान रखो और Z ध्यान रखो, खत्म। क्या ये मैं लिख सकती हूँ बेटा? यस मैम। जल्दी से लिखो एंड थम्स अप दो, फिर मैं आगे चलती हूँ बेटा। जल्दी से लिखो, क्योंकि इसके बाद बस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे अपने। जल्दी से लिखिए। सबका हो गया? आकाश, मिसबा, मंतशा, सना, यस मैम। सिल्की आई है क्या? नहीं, सिल्की तो जेई में थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है। शगुन, अंशिका, दीप्ति, ओके, पूजा, तनिष्का, ठीक है, एंड प्रिंस, ओके। चलो फटाफट से रिवाइज करो, फॉर्मूले कौन कौन से करवाए हैं, फॉर्मूला रिवीजन। पहला क्या करवाया मेरा बेटा, W इज इक्वल टू ZQ, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या था अपना, W इज इक्वल टू ZIT, Q को आप चेंज कर दीजिए I इंटू T में, ठीक है। तीसरा क्या लिखवाया, W इज इक्वल टू Z को लिखिए इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 इंटू I इंटू T, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखोगे सारे बच्चे, मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू 96500 इंटू I इंटू T। अगर बेटा इधर देखना, एक मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या, अगर मैं इस मोलर मास को नीचे ले आऊं तो ये बन जाएगा। अब मुझे ये बताओ बेटा, गिवन मास में मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि तुम मेरा बेटा ये भी बता सकते हो कि कितने मोल्स डिपॉजिट हुए, तुम ये भी बता सकते हो कितना मास डिपॉजिट हुआ, तुम हर एक चीज बता सकते हो। तुमसे वो टाइम पूछे कि कितने टाइम के लिए तुमने करंट पास किया, वो भी बता सकते हो, ठीक है। कितना करंट पास किया तुम ये भी बता सकते हो, कितना चार्ज पास किया तुम ये भी फैराडे फर्स्ट लॉ से बता सकते हो, हर एक चीज बता सकते। ट्राई करें। चलो उससे पहले बेटा तुम्हें कुछ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट बताने हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, बताने से पहले सो दैट तुम्हें फील आए। देखना एक बार बेटा, यहाँ पे देखो मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, Zn2+ गेन किया 2 इलेक्ट्रॉन Zn, क्योंकि जो अब मैं तुम्हें एग्जांपल्स करवाने वाली हूँ ना, तुम्हें रिएक्शन लिखने आनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें रिएक्शन लिखने नहीं आएगी ना तो फिर वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा मेरा बेटा, ठीक है। चलो
तो बेसिकली आपको Zn2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn बनाएगा, ठीक है। मैंने आपको बोला बेटा जितना तुम चार्ज पास करोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा मास डिपॉजिट के, है ना। तो मुझे तुम बता सकते हो क्या कि अगर मुझे 1 मोल जिंक डिपॉजिट कराना है तो मुझे कितना फैराडे या कितना चार्ज पास कराना पड़ेगा उस सॉल्यूशन से? सोच के बताओ। अगर मुझे 1 मोल जिंक डिपॉजिट कराना है, मान लो इस पे कैथोड पे, तो मुझे कितना सॉल्यूशन में से चार्ज पास कराना पड़ेगा? देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1 फैराडे। यहाँ पे कितने मोल इलेक्ट्रॉन है? जल्दी बोलो। 2 फैराडे। या तो सीधा बोलो मैम 2 फैराडे जब चार्ज पास कराएंगे ना तो 1 मोल डिपॉजिट होगा। और 1 मोल कितने के बराबर होता है जिंक के? 65 ग्राम के। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, एग्जाम में मिल जाएगा तुम्हें मोलर पास, ठीक है। क्या ये बोल सकते हो हाँ या ना? Yes, ऐसे ही ma'am. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि बेटा मुझे ना 27 ग्राम डिपॉजिट करना है कैथोड पे, तो बताओ मैं कितना चार्ज पास करूं? तो तुम बता दोगे? 3 फैराडे। बताओ भाई 3 होगा क्या? यस मैम। Yes, ma'am. तो मतलब मैम जब आप 3 फैराडे पास कराएंगी तो 27 ग्राम जो है डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसे आप किसी का भी लिख लो, मान लो कॉपर का ले लेती हूँ मैं एक एग्जांपल, सिर्फ आपको फील दिलवा रही हूँ कि कहना क्या चाह रही हूँ मैं, है ना। फैराडे फर्स्ट लॉ कहना क्या चाह रहा है। अब मैं बोल रही हूँ बेटा कि मुझे ना 63.5 ग्राम डिपॉजिट कराना है कॉपर का, तो बताओ कितने फैराडे पास करूं, मतलब कितना चार्ज पास? 2 फैराडे। 2 फैराडे जब पास कराओगे तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, और 1 मोल कॉपर का मास होता है बेटा 63.5 ग्राम। फील आ गई? यस मैम। चलो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन करने हैं अपने को, और टाइम अपने पास अभी है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे। और खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये थी इस साल ना तुम्हारे एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट के क्वेश्चन है ये वाले, और नीट 2024 का जब तुम पेपर उठा के देखोगे ना तो यही क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग करके, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार उन्होंने दोनों क्वेश्चन यहीं से दे दिए। तो ये वाला क्वेश्चन देखना बेटा पूछ क्या रहा है, आपको फैराडे में बताना है। हाउ मच चार्ज इन फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ, पहला पार्ट 1 मोल ऑफ Mg2+2 Mg। कितना चार्ज पास कराऊं? बताओ भाई, जब मुझे 1 मोल मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम में जाना है। 2 फैराडे। 2 फैराडेज। बाकी बच्चे एक बार ट्राई कीजिए। 2 फैराडे। अंशिका क्वेश्चन मार्क नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्फिडेंट रहो कि जो बोल रहे हो वो ठीक बोल रहे हो। यस मेरा बेटा, कैसे होगा? इधर आओ, इधर आओ, शाबाश। Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mg में जा रहा है ना। इक्वेशन मैंने कहा था लिखने आने चाहिए वरना लोचा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 1 मोल मैग्नीशियम 2+ से 1 मोल मैग्नीशियम में जाना है। अब 1 मोल मैग्नीशियम के लिए तो मुझे 2 फैराडे ही पास कराना पड़ेगा। अगर वो पूछता कूलम्ब में बता दो तो फिर मैं फैराडे को पुट कर देती 96500, ठीक बात है ना। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 1 मोल आयरन 3+2 आयरन, बताओ भाई कितना फैराडे पास कराऊं? वेरी गुड, 3 फैराडे पास, क्योंकि Fe3+ क्या होगा बेटा? आयरन में चेंज होगा, लेकिन कब? जब वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो वो 1 मोल की बात कर रहा है तो 3 फैराडे। अब उसका मन करेगा वो 2 मोल करेगा, उसका मन करेगा वो 1.5 मोल की बात करेगा, वो उसकी इच्छा, ठीक है। चलो अब आता है थर्ड वाला। थर्ड वाला पार्ट आया था नीट 2024 में। मिसबा कह रही है 5 फैराडे। यस मैम 5 ही आ रहा है। 5 आ रहा है। थोड़ा सा रिडॉक्स में आपको जाना पड़ेगा बेटा, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था Mn4O नेगेटिव, ये वाली रिएक्शन बहुत फेमस होती है। और जो आपका DNF ब्लॉक वाला चैप्टर है बेटा इनऑर्गेनिक में, वहां पे दोबारा आएंगी सारी रिएक्शंस, ठीक है। तो एक बात देखो, Mn पे कितना चार्ज है? +7 का, ठीक है। निकाल सकते हो ना ऑक्सीडेशन स्टेट, X-8
इज इक्वल टू -1। तो +7 से +2 में जा रहे, इसका एन फैक्टर कैसे काउंट मतलब कैलकुलेट करोगे, 7 - 2, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन फैक्टर कितना है इसमें, 5। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, क्योंकि मैंने कहा था चार्ज बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे +2 का है, तो यहाँ पे भी कितना होने वाला है देखो, +7, यस 5 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि कितना चाहिए फिर आपको, 5 फैराडे चाहिए। ठीक है, तो सारा खेल किसका है, एन फैक्टर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, ये लो करना इसको, ध्यान से पढ़ना पहले तो क्वेश्चन को। जिसका हो जाए हैंड रेस कर लेना। तनिष्क कह रहे हैं 1 फैराडे, तनिष्क, अच्छा तनिष्क ने हैंड रेस कर लिया, ठीक है, और करो। तनिष्क ने कर लिया, तनिष्क, अच्छा, ओ माय गॉड कितने सिमिलर नाम है भाई, तनिष्क और तनिष्क का, मुझे जोर देके बोलना पड़ेगा। ठीक है, अंशिका ने कर लिया, ये शिक शिक वाले बहुत नहीं होंगे अपनी क्लास में, हैं, तनिष्का, तनिष्क, अंशिका, शिप्रा, क्या बात है, और करो बेटा। आयुष, देव, जहीदा, खुशी, मंतशा, पीयूष, प्रिंस, शिखा, दिशा। ओके, क्या तुम, अच्छा तुम बच्चों के जो ये 6 के 6 बच्चे ने हैंड रेस किया, कितना आंसर आ रहा है मैम फर्स्ट का तो 1 फैराडे मैम फर्स्ट का 1, सेकंड का, 4.4, अच्छा 60/27 फैराडे। हाँ ठीक है, आ जाओ। तो बेसिकली आपसे पूछा था हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, तो मैंने कहा था आपको रिएक्शन लिखने आनी चाहिए। तो पहले तो ये देखो, कैल्शियम पे +2 का चार्ज होता है, Cl पे -1 का, तो आप कोई भी ले लो, यहाँ पे कैल्शियम की बात की है तो कैल्शियम ही लेना पड़ेगा, कोई भी क्या ले लोगे। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, कैल्शियम +2 क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो कैल्शियम में जाएगा, है ना। अच्छा, तो ये कह रहा है 20 ग्राम कैल्शियम की बात कर रहा है वो, 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट होगा, तो उसके लिए कितना फैराडे तुम पास करोगे। तो तुम्हें पता है कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए तुम्हें 2 फैराडे देना पड़ेगा, तो 20 कितने, 20 के लिए 1 देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं इसमें, ओरली भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं सेकंड की बात करती हूँ। सेकंड में आपको पता होना चाहिए बेटा, एल्यूमिनियम पे +3 का चार्ज होता है, तो एल्यूमिनियम +3 क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम में जाएगा। ठीक है, ओके, तो एल्यूमिनियम, ओके, तो आपको बताना 40 ग्राम एल्यूमिनियम जब तुम्हें डिपॉजिट करना है तो उसके लिए कितना फैराडे पास करना पड़ेगा। तो 27 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितना फैराडे चाहिए होगा पीयूष, 3 फैराडे। तो 40 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 3/27 इंटू 40 फैराडे, यानी कि 40/9 फैराडे। इसको आप सोल्व कर लेना, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इजी है। 4.4, हाँ 4.4, ठीक है, हो जाएगा, क्या बात है। मैम। चलो एक ये वाला क्वेश्चन करो। टेक योर टाइम, प्लीज आंसर मत बनाना बेटा, प्लीज चैट बॉक्स में, है ना, हैंड रेस कर लेना अगर हो जाए तो। ऑप्शन नहीं है बेटा इसके,
आई नो कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा होगा, लेंदी होगा, इसमें फॉर्मूला लगा के कर लेना जो मैंने फॉर्मूला बताया। हुआ? समझ में आ रहा है कैसे करना है? यस मैम। मिसबा आप अप्रोच बताओगे बेटा कैसे करेंगे, कैसे करना है इस क्वेश्चन को? है मिसबा? फैराडेज का फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है। हाँ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगी मुझे बताओ? W is inversely proportional to Q. इनवर्सली या डायरेक्टली? Directly. बट पूरा बताओ कौन सा, आई मीन मैंने बहुत सारे फॉर्मूला लिखवा है ना यहाँ पे, ये देखो इसमें से कौन सा यूज करोगे? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले से आ जाएगा आंसर? आपको तो लेकिन शायद टाइम बताना है ना इसमें। Yes, ma'am. अच्छा, मिस मंतशा आप बताओगे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? है क्या मंतशा क्लास? किसी को नहीं समझ में आ रहा कौन सा फॉर्मूला लगाओ? मैम दूसरा फॉर्मूला है तीसरा? हाँ तनिष्का। मैम इसके अंदर W इज इक्वल्स टू Z इंटू Q, सॉरी IT। Z इंटू IT, ठीक है, लेकिन Z को अपने को लिखना पड़ेगा ना तनिष्का, इक्विवेलेंट वेट बाय 965। मोलर मास 27 अपॉन 3 फैराडेज, 3 इंटू 965 W। ठीक है, तो बेटा हाँ यही वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो ना एक बार पूरा इसको पढ़ना। फॉर हाउ लॉन्ग ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर हैज टू बी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इन ऑर्डर टू डिपॉजिट 1 ग्राम। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसको मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ कि कितने टाइम तक तुम 1.5 एम्पियर करंट पास कराओगे इलेक्ट्रोलाइट से कि हमारा 1 ग्राम एल्यूमिनियम क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए। तो दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। हाँ मिस बा, 1.9 आ रहा है। आंसर 1.9 आ रहा है? Yes, ma'am. नहीं, इसका आंसर तो बहुत बड़ा आ रहा है। आओ 7148.14 आ रहा है। हाँ इतना ही आएगा। चलो एक बार देख लेते हैं। देखो बेटा कितना मास डिपॉजिट करोगे? 1.9 आपको दिया हुआ है, इतना चाहिए। इक्विवेलेंट क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास एल्यूमिनियम का 27 बेटा, ये पेपर में नहीं दिया गया था, तुम्हें पता होना चाहिए। एन फैक्टर क्या होता है? 3 होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम 3+3 इलेक्ट्रॉन लेगा, इंटू 96500। करंट आपको दिया ही हुआ है 1.5 एम्पियर। टाइम आपको निकालना है, क्या यहाँ से टाइम निकाल सकते हो? हाँ आई नो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो 7148 सेकेंड जो है इसका आंसर आ जाएगा। हाँ 1.9 ले लिया क्या मैंने, सॉरी 1 ग्राम है। यस मैम। ठीक है, तो 7148 क्या आ जाएगा इसका आंसर? आ गया था क्या तेरा बेटा प्रिंस? And I did the calculation on R. कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था? नहीं मैम, R में क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, चलूं आगे? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। शिखा विजिबल नहीं है स्क्रीन? इसका आंसर मेरे को प्रिंस बताएगा, और वो भी माइक अनम्यूट करके। तुम लोग ना अभी से अपनी ना वो क्या बोलते हैं उसको, जब अब फ्लाइट में बैठते हैं तो बोलते हैं ना फास्टन द सीट बेल्ट, है ना? तो तुम भी वही सीट बेल्ट मान लो, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं रिग्रेस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ।
क्लास में भी और तुम्हें घर पे भी बहुत सारा होमवर्क मिलेगा, ठीक है, और नहीं करोगे तो फिर डांट भी सुनोगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी से यही सोच लो कि टाइम इतना नहीं है, तो अभी से लग जाओ बेटा। क्या बोला है इसने? मास ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व कितना आपको बताना है, जब तुम 1 एम्पियर का करंट 40 मिनट के लिए पास कर रहे हो थ्रू एसिडिफाइड वाटर, मतलब उसमें कोई एसिड है, तो क्या होगा, इसकी इक्वेशन में लिख देती हूँ, इसकी इक्वेशन में लिख देती हूँ। जब हाइड्रोजन बोला हो तो कभी भी ये मत सोचना हाइड्रोजन, वो गैस की बात करे तो H2 लेना है, ठीक है, कहीं H ले लो, ठीक है। हाँ जी, करिए, इसको सोल्व कीजिए। तनिष्का का हो गया है क्या? अच्छा, बाकी करो। शानवी कैसे करेंगे बेटा? अब तो बेटा मैंने वो भी बता दिया तुम लोगों को फॉर्मूला, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ बताओ कैसे करेंगे। शानवी, अंशिका, दिशा, कोई मुझे बताओ तुम में से। आई एम वेटिंग। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? वही वाला लगा दूं जो पहले लगाया था? यस एटलीस्ट मुझे ये तो बता Yes, दो कि फॉर्मूला यही लगा दो, आंसर थोड़े। तुम्हें पता है मैं आंसर से, मेरा कोई आंसर से लेना देना होता ही नहीं है कभी, तुम सबको पता है। मेरे को मतलब रहता है तुम्हारी अप्रोच से, बात है सीधी स्पष्ट, ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन बताना है कितना इवॉल्व होगा, ठीक है। तो बस लगा दो, डब्ल्यू आपको निकालना, इक्विवेलेंट क्या होगा, मोलर मास कितना होता है H2 का 2 ग्राम, एन फैक्टर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, 96500, करंट कितना है 1 एम्पियर। क्या मैं टाइम को 40 मिनट ही रखूं या चेंज करने की जरूरत है? मैम चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यस, चार्ज को आप कूलम में तभी लोगे जब आपका टाइम सेकंड में होगा और करंट एम्पियर, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो बस यू हैव टू सोल्व दिस, इसको सोल्व कर लेना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 24/965 को तुम्हें सोल्व करना है। ये कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर, ये आ रहा है 0.24 ग्राम आ रहा है। यस मैम। बस अब देखो, अब ये तुम करोगे जेई का क्वेश्चन, ये जेई का क्वेश्चन तुम लगाओगे, चलो करो बैठ के, करो। मैम NO3 पे -1 का चार्ज होता है ना? हाँ, नाइट्रेट पे होता है -1 का। हम्म, कौन बताने वाला है? प्रियांशी, अंशिका, 2 अंशिका है अपनी क्लास में, दीप्ति, शिप्रा, पीयूष। हाँ,
आपको समझ में ही नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है? पहले तो मुझे ये बताइए, आप लोग कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना कि किस तरीके से अप्रोच करेंगे, बेशक आंसर ना आए हो। आ गया मिस बात समझ में? यस मैम। ठीक है, क्या समझ में आया मेरे को बताओ। मैम इसमें हाँ हाँ बताओ बेटा। मोल्स बताने कितने डिपॉजिट हुए कहता हूँ। हाँ, तो क्या एक बार मुझे इक्वेशन बताओ, कौन सी इक्वेशन कैसे लिखूंगी? निकल पे कितने का चार्ज है अंशिका? अंशिका निकल पे कितने का चार्ज है? बोलो बाबा। मैम 2। अरे ये अपन, हाँ बोल दिया। इधर देखो, अपन नहीं करते थे ये अपने 9th 10th में फॉर्मूला बनाते थे, इस पे 1 का है, इस पे 2 का, तो अपन क्रिस क्रॉस नहीं करते थे। ठीक है, तो वहीं से तो बनाइए, तो निकल पे +2 का है बेटा। ठीक है, तभी तो ये बना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो निकल बनाएगा। आपसे क्या पूछा बेटा? आपसे पूछा है 1 फैराडे पास करा रहे हो तो कितने मोल जो है निकल के वो डिपॉजिट होंगे कैथोड पे। तो देख लो, 2 फैराडे जब पास करा रहे हो तो कितना मोल डिपॉजिट हो रहा है, 1 और जब 0.1 करोगे तो कितना होगा? 0.05। ध्यान रखना 0.05 फैराडे, कहीं तुम लोग 96500 से मल्टीप्लाई मत कर देना बेटा, है ना, क्योंकि फैराडे में ही बात की हुई है उसने। हो जाएगा, फॉर्मूले से कर दिया था। कोई बात नहीं, आंसर आ गया ना, यस मैम। कोई बात नहीं, कैसे मर्जी कर लो। फर्स्ट आ रहा है आंसर किसका? खुशी का, शिप्रा। कैसे आ रहा है बेटा फर्स्ट, कैसे आ रहा है? 0.1 कैसे आ रहा है? 0.1 फैराडे, तुमने यही तो नहीं सोचा कि 0.1 फैराडे जो है जब पास कराओगे तो 0.1 मोल डिपॉजिट होगा, ऐसे तो नहीं सोच लिया ना। आपका 2 फैराडे जब पास कराओगे तो 1 मोल डिपॉजिट होगा, तो 0.1 फैराडे कितना डिपॉजिट करेगा ये बताना था। ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। कौन सा क्वेश्चन अपना ये 5th था, ये 6th क्वेश्चन करिए बेटा। When an electric current is passed through acidified water 112 ml, अब देखो यहाँ पे थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट आ गया। 112 ml of hydrogen gas at NTP or STP was collected at the cathode in 965 seconds. The current passed in ampere. इन्होंने यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन में एनटीपी और एसटीपी को सेम माना हुआ है, तो आप 22.4 लीटर ले लेना। क्या लग रहा है, हो जाएगा क्या? देखो एक बार। देव, देव आप मेरी बात सुन रहे हो? मुस्कान, देव, गिव मी थम्स अप इफ यू कैन हियर मी। ओके, तो मुस्कान इज लिसनिंग। तुम लोग अटेंडेंस लगाने आते हो क्या, जो बाकी बच्चे जवाब नहीं देते हो? आयुष, आवाज आ रही है? यस मैम। आयुष बताएगा। आयुष कैसे करो इस क्वेश्चन को, जो समझ में आ रहा है वो बता दे बेटा। मैम इसमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैसे निकालू नंबर ऑफ मोल्स, मेरे को बता बेटा। मैम 112 ml दे रखा है, उसको तो पहले लीटर में चेंज करके 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। वेरी, हाँ कर सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इससे मैं, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि मैं इक्वेशन क्या लिखूं, क्योंकि इक्वेशन चाहिए होगी मेरे को। क्या लिखूं? यही वाली इक्वेशन लिख दूं जो अभी बताई थी थोड़ी देर पहले? यस मैम। क्योंकि सेम इक्वेशन मैंने बताई थी ना। ठीक है,
तो तुम मुझे क्या बोलोगे कि मैम जब 2 फेराडे आप पास करा रहे थे, आपको टाइम वाइम दिया होगा क्या? नहीं दिया होगा। तो जब आप 2 × 96500 कूलम पास करा रहे थे तो आपका 1 मोल जो है डिपॉजिट हो रहा था, ठीक है। तो आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कितना डिपॉजिट होगा, ठीक है। देखो इसको मैं एक बार इरेज कर रही हूँ क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए। बिल्कुल आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन लिख ली बेटा, ठीक है। मुझे पता है बेटा जब मैं 2 फेराडे का चार्ज पास कराऊंगी तो मेरे पास 1 मोल H2 गैस लिबरेट होगी, है ना। अच्छा 1 मोल H2 गैस का मतलब कितना? 22.4 लीटर, या तुम बोल दो 222400 मिलीलीटर। तो मैं बोल दूं 22400 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी जब मैं 2 फेराडे पास कराऊं। यानी कि 2 फेराडे का मतलब क्या है? 2 × 96500। और ये कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी आगे जाकर, ठीक है। आपको कितना दिया हुआ है? 112 ml। तो 112 ml जब पास कराओगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 96500 डिवाइडेड बाय 22400 इंटू 112। देखना कितनी कैलकुलेशन आसान हो गई है, देखना 2 0 से 2 0 गई, ये 2 पे गया तो ये आ गया 965 कूलम। यस और नो? यस और नो? हम 9650 आ रहे थे। नहीं 965 आएगा बेटा, एक बार चेक करो दोबारा। 22400 लिया ना तुमने वॉल्यूम, कहीं 2240 तो नहीं ले लिया तनिष्का? यस मैम यही गड़बड़ कर दी। देखो 22.4 लीटर होता है ना। अरे बाबा ये क्या हो रहा है? 22.4 लीटर होता है तो 1 लीटर में तुम्हारा 1000 लीटर होता है, तो कितना आ जाएगा ये? यस मैम आ गया। ठीक है, तो यानी कि तुम लोगों के पास चार्ज आ गया। अपने को क्या बताना था? इधर आओ, करंट कितना पास किया इतने सेकंड में, तो हमें पता है QIT होता है। तो करंट बताना है तो Q/T क्या हो जाएगा? 965/965। देखो कितना इजी कैलकुलेशन था, ठीक है। हो जाएगा क्या? बताइए मेरे को बेटा, जम गया? यस मैम। ओके इसके बाद एक टॉपिक आता है करंट एफिशिएंसी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए, बट ठीक है कर सकते हैं हम, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो अगर मान लो कभी आ जाए क्वेश्चन तो तुम कर सकते हो। देखो करंट एफिशिएंसी क्या होता है बेटा, पहले तो फॉर्मूला लिख लो, इसको हम ईटा से दिखाते हैं, ठीक है। तो करंट एफिशिएंसी क्या होता है? चार्ज एक्चुअली यूज्ड इन प्रोसेस, थ्योरेटिकल चार्ज पास्ड बाय बैटरी इनटू 100। यानी कि कहने का क्या मतलब है बेटा, क्या होता है ना, कई बार मान लो आप सॉल्यूशन में से लेट से कि 2 कूलम का चार्ज पास करो, लेट से चलो 10 कूलम का चार्ज पास कर रहे हो, तो आप सोचते हो 10 कूलम का चार्ज पास कर रहे हो तो मेरा 10 ग्राम डिपॉजिट हो जाए, लेट से मास, ठीक है। आप इतना चाहते हो, थ्योरेटिकल इतना चाहते हो, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? 10 ग्राम नहीं होता, उससे कम होता है। अगर तुम लोगों को याद हो तो 11th में एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है तुम्हें परसेंटेज यील्ड का, मतलब जितना तुम एक्सपेक्ट करते हो बनेगा प्रोडक्ट, एक्चुअल में उतना नहीं बनता है। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, जितना तुम एक्सपेक्ट करते हो कितना कूलम्ब जो है चार्ज पास होगा या यूज होगा, एक्चुअल में उतना नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 फॉर्मूले हैं मेरा बेटा, इसको लिख लीजिए। चार्ज एक्चुअली यूज्ड इन प्रोसेस, थ्योरेटिकल चार्ज। और ध्यान रखना थ्योरेटिकल वाली वैल्यू हमेशा ज्यादा आती है एक्सपेरिमेंटल से। ये ऊपर एक्सपेरिमेंटल वाली होगी और नीचे थ्योरेटिकल वाली होगी जो तुम निकालोगे। एक क्वेश्चन करा दूंगी इसका, ठीक है बेटा। और ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, मास एक्चुअली प्रोड्यूस डिवाइड बाय मास प्रोड्यूस थ्योरेटिकल। देखो स्टार्टिंग में ज्वाइन किए थे 27 बच्चे और अब कितने रह गए हैं? 19। यही होता है। आप लोग अपना डेटा बेटा प्लीज रखिए क्योंकि आपको पता है 3 घंटे की क्लास होने वाली है, तो ऐसे करोगे तो फिर एक ऑप्शन बचेगा रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है ये तो डिफिकल्ट है तो यही आपके नीट में का सिलेबस है, ठीक है बेटा। लिख लिया सबने? ताकि एक क्वेश्चन करा दूं, जल्दी से बताओ। यस मैम। चलो बहुत ही बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं वो? एक करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू 1 आवर, मतलब पास फॉर 1 आवर, मतलब करंट कितने का पास किया? 2 एम्पियर का 1 आवर के लिए, थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट।
तो वो कह रहे हैं 0.237 ग्राम ऑफ कॉपर 2+ आयन वर डिस्चार्ज एट कैथोड, मतलब इतना डिस्चार्ज हुआ था, डिस्चार्ज मतलब डिपॉजिट। द करंट एफिशिएंसीज, करंट एफिशिएंसी बतानी है। एक्सपेरिमेंटल तुम्हें दिया जाएगा, थ्योरेटिकल तुम्हें निकालना है। क्या तुम यहाँ से थ्योरेटिकल निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते क्या? देखो निकाल सकते हैं। बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तुम बोल सकते हो कि मैम कि जब आप 2 फैराडे यानी कि 2 × 96500 कूलम का चार्ज पास करा रहे हो तो 63.5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है ना, तो ये कितना होगा, इसका क्यू निकाल लो आप। 2 एम्पियर इंटू 1 आवर, 1 आवर का मतलब कितना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना, Yes, ma'am. और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि कितना आ जाएगा ये 7200 सेकंड, 7200 कूलम। तो 7200 कूलम में कितना डिपॉजिट होगा, कर सकते हो? सी आ रहा है दिशा? तो इसको जब तुम सोल्व करोगे तो कितना आ रहा है, इसको सोल्व करके बताना मेरे को, कितना आ रहा है। इसको कॉपर कितना डिपॉजिट करोगे जब इतना एम्पियर करंट और इतने घंटे के लिए तुम पास कर, इसको सोल्व करके बताओ। 2.37 आ रहा है क्या? Yes, ma'am. 2.36. चलो 7 ले लेते हो क्योंकि मेरे को ऊपर दिख रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा। Yes. तो करंट एफिशिएंसी क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल कितना दिया हो 0.237 और थ्योरेटिकल कितना आया 2.37 into 100, तो कितना आ गया, 10% आ गया। Yes, ma'am. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है क्या, सभी को हो गया? जल्दी से कंफर्म कीजिए 19 स्टूडेंट्स जो बैठे यहाँ पे। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम ये नीट में आएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस? चांसेस आर रेयर बट कर लेना, ओके मैम. ठीक है। हाँ चलो उसके बाद आता है फैराडेज लो, छोटा सा ही लो है, बहुत छोटू सा लो है, समझो इसको क्या बोल रहा है। पहले इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए आप। अगर आपको नेक्स्ट डे करना है तो आप बता दो, मंडे को करना है या आज करना है, जल्दी बताओ। आज. मैम आज ही करा दो। बाकी बच्चे बताओ। मैम आज फिर- करा दो। अच्छा ठीक है, आज आ जाओ, फिर 5 मिनट लगेंगे बस। सुनो ओके दिशा, सिर्फ तुमने बोला नेक्स्ट डे। चलो लिख लो एक बार, इसका क्या स्टेटमेंट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कनेक्टेड इन अ सीरीज आर प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट। जितनी कंफ्यूजिंग इसकी स्टेटमेंट है उतना ही इजी इसको समझना है अपने लिए। पहले आप लिख लीजिए इसका स्टेटमेंट, क्योंकि ये आता है पेपर में लिखना। प्रिंस आप पहले भी लास्ट ईयर भी यही थे क्या? आई मीन अवंती में ही पढ़े थे आप, मुझे एक बात बताना जाट बुक्स में। मैम क्या बता रहे हैं? नहीं 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 आपको नहीं। अच्छा तो क्या मैं ही पढ़ाती थी आपको? मुझे नाम थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है बट आई एम नॉट श्योर कि आप मतलब। अच्छा अरे फिर भी नहीं बोल रहे तुम। अच्छा आ जाओ। तो बेसिकली इसने क्या बोला, ध्यान से सुनना। वो ये बोल रहा है अगर मान लो तुम 3 सॉल्यूशन ले लेते हो या आप कितने भी ले लो, लेट से ए बी सी, मैंने 3 सॉल्यूशन ले लिए और तुमने क्या किया, उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं फिजिक्स में नहीं जाऊंगी, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो जब तुम ना इन तीनों सॉल्यूशन से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, लेट से इसमें 1 फैराडे पास किया, इसमें से भी 1 फैराडे पास किया, मतलब 1 फैराडे तीनों में से पास कर रहे हो, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा ना या लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, इक्विवेलेंट मास के। कितना सिंपल है ना। यानी कि अगर तुम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उतना ही क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होगा। या सिंपल ये बोल सकते हो जिसका जितना ज्यादा इक्विवेलेंट मास होगा उतना ही क्या होगा उसमें
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। ठीक है, देखो ये देखो, ये आप पिक्चर देख पा रहे हो, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ। इधर आओ मेरे बेटा, ये देखो ये क्या कर रहा है, पूरा सेटअप बना हुआ है। इन्होंने AgCl का सोल्यूशन, MgCl2 का सोल्यूशन और फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन लिया है। तो वो कह रहे हैं कि इधर आओ, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag बनाएगा, ये रिएक्शन है। Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Mg बनाएगा मेरा बेटा, और ऐसे ही Fe3 प्लस क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe बनाएगा। ठीक है, तो जो इनका मास का डिपोजिशन या लिबरेशन होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, इक्विवेलेंट मास। तो मैं ये लिख दूं, अगर मान लो W1 है इसका मास जो डिपॉजिट हो रहा है, इसका W2 और इसका W3, तो W1 रेशियो W2 रेशियो W3 किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ फर्स्ट यानी कि सिल्वर का, इक्विवेलेंट वेट किसका, मैग्नीशियम का, और इस टू इक्विवेलेंट वेट किसका, आयरन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, बस यही तो था, खत्म खत्म। अब तुम इक्विवेलेंट वेट को, इक्विवेलेंट मास को लिख लो मोलर मास बाय एन फैक्टर। तुम नंबर ऑफ मोल्स भी बता सकते हो, है ना, मोलर रेशियो भी बता सकते हो, या तुम ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि लेट से कि मेरे पास ये दोनों है, तो आप ये बोल सकते हो कि मैं मास डिपॉजिटेड ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय मास डिपॉजिटेड ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम। ये भी बोल सकते हो तुम, समझे। देखो सो सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। इसका क्वेश्चन क्या आता है मैं एक करा देती हूँ, हालांकि मैं जब नेक्स्ट क्लास में होंगी तो 2-3 क्वेश्चन और करेंगे इसके, एक क्वेश्चन करा देती हूँ। ये देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अभी तक नीट में दिया नहीं है ऐसा क्वेश्चन, अगर कभी इनको देना हो, क्योंकि इस बार फैराडे फर्स्ट लॉ से दिया था, इन फ्यूचर हो सकता है सेकंड लॉ से दे दें, तो ये वाला क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस। देखना क्या बोल रहा है वो, पढ़ना एक बार, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं, सॉल्यूशन है, Ag प्लस, कैल्शियम 2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस, और तीनों को सीरीज में लगा के उनमें से कितनी फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की, 3 फैराडे। ठीक है, आपसे पूछे मोलर रेशियो बता, क्या निकाल नहीं सकते हम मोलर रेशियो, बताओ। यस निकालना एक बार, कितना आएगा, मैम, सेकंड ऑप्शन आएगा क्या? सेकंड आ रहा है, एक बार फिर चेक करो। मैम क्योंकि अगर वैसे देखे तो Ag प्लस का मास सबसे ज्यादा होगा, तो और फिर लेकिन एन फैक्टर भी तो है ना। अच्छा हाँ यस हाँ है ना, ए आ रहा है क्या, देखना एक बार। अच्छा, इक्विवेलेंट मास को क्या लिख सकते हो, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो मैं एक काम कर सकती हूँ, ऐसे लिख लूं, मास ऑफ Ag डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ Ag रेशियो मास ऑफ कैल्शियम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम रेशियो मास डिपॉजिटेड ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, एन फैक्टर ऑफ Ag रेशियो एन फैक्टर ऑफ कैल्शियम रेशियो एन फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम। यस और नो, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं। और मुझे ये बताओ एन फैक्टर Ag का कितना है, एल्यूमिनियम का कितना और कैल्शियम का कितना है, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। Ag का कितना होगा, 1 कैल्शियम का कितना होगा, 2, एल्यूमिनियम का कितना होगा, 3। तो ये क्या आ गया, ये क्या है, मोल सी तो है, तो ये मोलर रेशियो ही तो आ गया। तो इसका क्या करोगे, ले लो, ये कितना बन जाएगा, 6, 3 और ये आ जाएगा 2। कितना आ रहा है, सी आ रहा है अपना। तरीका तुम मास से निकाल रही थी, तुम वो भूल गई थी एन फैक्टर लेना। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने एक पीपीबी में भी डाला है, करके देखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, अभी लीव मत करना, समराइज करूंगी मैं। और ये घर से करने हैं क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है, 1 2 4 6 8 10, और ये लास्ट 8 क्वेश्चन जो दिए हैं उसके आंसर है, प्लस 6 ये है। कितने क्वेश्चन हो गए, अराउंड 16 हो गए, यस एग्जैक्ट 16। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करने, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ना भी बने इसमें से, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप डेली का होमवर्क प्लीज कीजिए, इसको आप लोगों के लिए अच्छा है। जितने क्वेश्चन करोगे पेपर में उतना ही कम डर लगेगा, जब फाइनल नीट में अपीयर होगे ऐसा ही लगेगा कि ये तो क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं।
अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप वो भी लगाइए, जितने आपका मन करे वो लगाइए। हाँ तनिष्का बोलो। नहीं मैम, समराइज। अच्छा अच्छा, तनिष्का के अलावा और कोई करने वाला है क्या समराइज? जल्दी से हैंड रेस कीजिए, कौन करेगा समराइज? बेटा ये तो क्लास की परंपरा है, मैं मेरी क्लास की करवाती हूँ मैं, तो ये करोगे, पूरे साल ही करोगे। तो बताओ भाई कौन करेगा कि पूरे लेक्चर में हमने पढ़ा क्या है, जो जो तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं सारे बता दो। बस देखो जितने तुम लेट करोगे ना उतना लेट हो जाओगे। 2 मिनट में, नहीं तो इसको फिर रैप अप करते हैं। जल्दी बताओ। मिसबा करोगी? मंतशा, शगुन, अंशिका, देव, दिशा, कौन करने वाला? जल्दी से बताओ। नहीं करना हाँ अंशिका करो बेटा। मैम सबसे पहले हमने वेटेज की थी, अच्छा ठीक है। देन इलेक्ट्रिक करंट डिवाइसेस ऑन अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हाँ अपन ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या था? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। फिर अपन ने फेराडेज लॉ पढ़ा था। तो फेराडेज लॉ का कोई भी एक फॉर्मूला बताओ अंशिका, जो तुम्हें याद आ रहा है फेराडे फर्स्ट लॉ का। W इज इक्वल टू ZQ। ठीक है। सेकंड तुम बताओ तनिष्का, कौन सा याद आ रहा है? W is equals to Z into IT। ठीक है। मिसबा थर्ड तुम बताओ, कौन सा याद आ रहा है? मिसबा। दीप्ति तुम बताओ। आयुष तुम बताओ, कौन सा याद आ रहा है बेटा फॉर्मूला? हाय राम, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। इक्विवेलेंट इनटू एनर्जी। हाँ बोलो ना, मेरे को कितना खराब लग रहा है तुम नहीं बोल रहे हो। फिर मैं भी नहीं पढ़ाती, मैं भी चुपचाप बैठ जाती हूँ। हैं, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। पीयूष बताओ, फोर्थ फॉर्मूला कौन सा याद आ रहा है? मैम W इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर इनटू फैराडे इनटू I इनटू T। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। और फेराडे सेकेंड लॉ में हमने क्या पढ़ा? यही पढ़ा था कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके? इक्विवेलेंट मास। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसको प्लीज रिवाइज करके आना, क्वेश्चन करके आना। आंसर मैंने दे दिए हैं, इसमें से कोई सोल्व नहीं होगा। मुझे पता है कौन सा नहीं होगा आप लोगों से, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। ठीक है, ओके। तो होमवर्क को मेरे पास भेजना होता है तुम लोगों को। ठीक है,